हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर 2 जो चैप्टर 3 चल रहा है, दैट इज ओवरहेड अकाउंटिंग पार्ट 2। चैप्टर का नाम है या फिर इस चैप्टर में हम एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मीनिंग देखा है, जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के रेट्स है या फिर जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कशन किया है, एज वेल एज ये एब्सॉर्प्शन रेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल कॉस्ट या फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो कैसे एब्सॉर्ब की जाती है, इसके बारे में एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आज हम इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एज वेल एज ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो अंडर एब्सॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन है, ये समझने से पहले ओवरहेड एब्सॉर्प्शन की कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है, और पिछले कुछ लेक्चर में इसको हमने क्लियर भी किया है। फिर भी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन वंस हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो क्या है? द एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एनेबल्स अ कॉस्ट अकाउंटेंट टू रिकवर द ओवरहेड कॉस्ट स्पेंट ऑन ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट थ्रू ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओवरहेड एब्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज लेवी और रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ये तो हमने डिस्कस किया है। एब्सॉर्प्शन मीन्स क्या है, इसका मीनिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट विच इज कंप्यूटेड एट नॉर्मल और एवरेज और मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जनरली जब ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन किया जाता है तो जो रेट्स होते हैं वो एक्चुअल ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट और बजटेड या फिर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट, हमने उस रेट के बारे में भी डिस्कशन किया है। जनरली जो ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन होता है वो बाय यूजिंग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट, यानी कि जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट है प्री डिटरमाइंड एब्सॉर्प्शन रेट को अप्लाई करके जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन है वो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन किया जाता है। ओके, सो on the background of predetermined, that is if predetermined overhead absorption rate overhead absorb करने के लिए applicable होता है या फिर उसका एप्लीकेशन होता है, जनरली इन दैट सिचुएशन ये अंडर एब्सॉर्प्शन की या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या होती है, क्रिएट होती है। ओके, सो एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में भी बेस्ड आइदर ऑन एक्चुअल रेट और प्री डिटरमाइंड रेट। हमने अभी इस पर डिस्कशन किया है कि ये जो एब्सॉर्प्शन है ओवरहेड का आइदर ऑन एक्चुअल रेट और प्री डिटरमाइंड रेट, दोनों रेट को सामने रखकर ये एब्सॉर्प्शन हो सकता है, होता है। इफ द एक्चुअल रेट आर यूज्ड, अगर एक्चुअल रेट यूज होता है, द कॉस्ट हैविंग बीन एक्चुअली इनकर्ड एंड ओवरहेड एब्सॉर्ब आर इक्वल। सो अगर एक्चुअल रेट को ओवरहेड एब्सॉर्ब करने के लिए अप्लाई किया जाता है तो जनरली क्या होता है, जो कॉस्ट एक्चुअली इनकर होती है और जो ओवरहेड एब्सॉर्ब किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, बट इन द केस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स, अगर प्री डिटरमाइंड रेट से ओवरहेड एब्सॉर्प्शन होता है, द कॉस्ट हैव बीन डिटरमाइंड इन एडवांस ऑफ इनकरेंस ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होता है, जो ओवरहेड की कॉस्ट है इन एडवांस, दैट इज बिफोर इनकरेंस, एक्चुअल इनकरेंस ऑफ ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड एक्चुअली इनकर होने से पहले ही इन एडवांस प्री डिटरमाइंड रेट से ओवरहेड को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस में लीड टू डिफरेंस ऑफ ओवरहेड इनकर्ड एंड ओवरहेड एब्सॉर्ब। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो एक्चुअल ओवरहेड इनकर होते हैं और जो एक्चुअल में ओवरहेड एब्सॉर्ब किए होते हैं प्री डिटरमाइंड रेट से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इसमें क्या हो सकता है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ सकता है। सच अ डिफरेंस
ऑफ ओवरहेड इज सेड टू बी अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सो ये जो डिफरेंस है, सच डिफरेंस ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन, जनरली अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो सकता है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो सकता है। सो ये अंडर एब्सॉर्प्शन की और ओवर एब्सॉर्प्शन की कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? इफ ओवरहेड एब्सॉर्ब बाय प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, देन एक्चुअल ओवरहेड्स एंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स बाय अप्लाइड प्री डिटरमाइंड रेट्स, इसमें क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जो दो फिगर्स है, प्री डिटरमाइंड रेट से जो ओवरहेड एब्सॉर्ब किए हैं और एक्चुअल में ओवरहेड जो इनकर हुए हैं, ये दो फिगर्स जो है उसमें क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। वो जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड ये अंडर एब्सॉर्प्शन की और ओवर एब्सॉर्प्शन की क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम कंसेप्ट कौन सी क्लियर करेंगे? अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है, इसको पहले हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो देखो, सिंपल मीनिंग है, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्ब इन द प्रोडक्शन इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। एक स्टेटमेंट में ये कंसेप्ट क्लियर होती है। क्या है? जो ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट से एब्सॉर्ब किए हैं, अगर वो ओवरहेड्स लेस देन एक्चुअल ओवरहेड से अगर वो कम है, यानी कि लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, देन इट इज कॉल्ड एज अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आई रिपीट, स्टेटमेंट अगर हम फिर से पढ़ते हैं, उस पर अगर हम उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान में आता है कि दैट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्ब इन प्रोडक्शन इज लेस देन अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्ब इन प्रोडक्शन। अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्ब जो होते हैं वो एट प्री डिटरमाइंड रेट से होते हैं। अगर वो लेस देन है, कम है एक्चुअल ओवरहेड इनकर से, तो वो सिचुएशन क्या होती है? अंडर एब्सॉर्प्शन से होती है। सिंपल है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, इफ द ओवरहेड एब्सॉर्ब ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस और रुपीज़ 1 लाख, अगर प्री डिटरमाइंड बेसिस से अगर ओवरहेड 1 लाख रुपीज़ एब्सॉर्ब किए हैं एंड एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, और एक्चुअल ओवरहेड कितने होते हैं? आते हैं जनरली इनकर हुए हैं 1,20,000, देयर इज अंडर एब्सॉर्प्शन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 20,000। सो अंडर एब्सॉर्प्शन कितने रुपीज़ का हुआ है? टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 20,000। इट रिप्रेजेंट्स understating the cost as the overheads incurred are not fully recovered in the cost of jobs or processes etc. Under absorption is also termed as under recovery. तो इसका रिजल्ट क्या है? जनरली इट रिप्रेजेंट्स, अंडर एब्सॉर्प्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेटिंग द कॉस्ट एज द ओवरहेड इनकर्ड आर नॉट फुल्ली रिकवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ जॉब और प्रोसेस। सो क्या है? अंडरस्टेटिंग द कॉस्ट। सो अंडर एब्सॉर्प्शन से क्या होता है? जो भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है या फिर जो कॉस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं, वो कॉस्ट क्या होती है? अंडर स्टेटिंग होती है, यानी कि वो एक्चुअल कॉस्ट से कम दिखती है। यानी कि क्यों कम दिखती है? जो फुल्ली रिकवरी होनी चाहिए ओवरहेड्स की, वो फुल रिकवरी ओवरहेड्स की नहीं होती। रिजल्ट क्या होता है? जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट से कम होती है। तो इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंडर रिकवरी कहते हैं। ओके, अब ओवर एब्सॉर्प्शन को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। सिंपल है, अगर अंडर एब्सॉर्प्शन क्लियर होता है, हो गया, ऊपर हमने देखा है, तो ओवर एब्सॉर्प्शन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्लियर होगा। तो ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मीन्स the excess of overheads absorbed over the actual amount of overheads incurred. सिंपल है, excess of overhead absorbed over the actual overhead incurred, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर हुए हैं उससे अगर ज़्यादा अमाउंट एक्चुअल में अगर एब्सॉर्ब हो गई है तो उसको क्या कहते हैं? ओवर एब्सॉर्प्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द अमाउंट एब्सॉर्ब इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यू टू एक्सपेंसेस बीइंग लेस देन the estimate, it will mean over absorption of overheads. तो अगर हम देखें तो इसका
इन अदर वर्ड्स क्या होता है, व्हेन द अमाउंट एब्सॉर्ब इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अमाउंट एब्सॉर्ब इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यू टू द expenses being less than the estimate, it would mean over absorption of overhead. Usually over absorption inflates the cost. Over absorption is also termed as over recovery. तो इसका रिजल्ट क्या होता है ओवर एब्सॉर्प्शन से, जनरली जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, यूजुअली ओवर एब्सॉर्प्शन इन्फ्लेट्स द कॉस्ट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट हम एस्टिमेट करते हैं वो क्या होती है, इन्फ्लेटेड होती है, यानी कि वो कॉस्ट बढ़ती है. ओवर एब्सॉर्प्शन इज आल्सो टर्म एज ओवर रिकवरी, उसको ओवर रिकवरी भी कहते हैं. तो एग्जांपल सिंपल होगा, देखो फॉर एग्जांपल द ओवरहेड रिकवर्ड आर ₹3 लाख एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड ₹2,75,000, यानी कि प्री डिटरमाइंड रेट से जो ओवरहेड रिकवर किए गए हैं वो ₹3 लाख है और एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर 2,75,000 है, देन देयर विल बी ओवर एब्सॉर्प्शन. कितने का ओवर एब्सॉर्प्शन हो गया है, ₹25,000 का ओवर एब्सॉर्प्शन हो गया है. तो ये अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन की क्या है, कॉन्सेप्ट है. सिंपल है, खाली हमें क्या देखना है, जो ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट से कॉस्ट में एब्सॉर्ब किए हैं उसका कंपैरिजन एक्चुअल ओवरहेड से करना है. अगर प्री डिटरमाइंड रेट से ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से भी अगर कम एब्सॉर्ब हुए हैं तो उसको अंडर एब्सॉर्प्शन हो कहते हैं, और अगर वो ज़्यादा चार्ज किए गए हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओवर एब्सॉर्प्शन कहते हैं. ये तो कंसेप्ट हो गई. अब ये रीज़न इसके क्या है, पहले रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस. द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस में बी सब्सटेंशियली लेस और मोर देन द एस्टिमेटेड अमाउंट. जो एस्टिमेशन है अगर वो रॉन्ग होता है तो ऑटोमेटिक ये ओवर और अंडर एब्सॉर्प्शन की सिचुएशन क्रिएट होती है. देन रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ वर्क डन. द अमाउंट ऑफ वर्क डन मे ग्रेटली एक्सीड और मे सब्सटेंशियली लेस देन द एस्टिमेटेड वर्क. फॉर एग्जांपल, इफ एक्चुअल वर्क 8,000 वर्किंग आवर्स अगेंस्ट एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स of 10,000, then the expenses charged to job will be 20% less. तो अगर जो एक्चुअल वर्क है अगर वो कम ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो एस्टिमेशन है अगर वो गलत होता है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होगा, अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन हो सकता है. देन एरर इन यूजिंग मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन. जो मेथड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन के लिए जो मेथड्स अवेलेबल है हमने वो पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है. वो अगर मेथड में कुछ गलती हो गई, अगर गलत मेथड एब्सॉर्प्शन के लिए यूज की गई तो इसका रिजल्ट भी ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन में हो सकता है. ओके, समटाइम्स द मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन में नॉट बी सुटेबल इफ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मेथड इज यूज्ड. फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल में लीड टू अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. जनरली जो भी मेथड्स है अगर डायरेक्ट मेथड को ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के लिए यूज किया गया तो जो मटेरियल की प्राइसेस है एट द टाइम ऑफ एब्सॉर्प्शन, यानी कि प्री डिटरमाइन रेट से अगर हम एब्सॉर्ब करते हैं उस वक्त जो मटेरियल की कॉस्ट है और एक्चुअल में जो ओवरहेड हम एब्सॉर्ब करते हैं उस वक्त जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली ओवरहेड एब्सॉर्प्शन की जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकती है. यानी कि जो मेथड गलत तरीके से यूज़ होती है, गलत मेथड यूज़ होती है, गलत मेथड की जगह गलत तरीके से अगर वो मेथड होती है तब ओवर एब्सॉर्प्शन या अंडर एब्सॉर्प्शन की सिचुएशन आती है. देन सीजनल फ्लक्चुएशन इन ओवरहेड. ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क ओवरहेड में भी फ्लक्चुएट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. जो सीजनल ओवरहेड्स रहते हैं यानी कि सीजनल एक्सपेंसेस रहते हैं तो ऑटोमेटिक एक्चुअल जो डेटा रहता है, प्री डिटरमाइंड जो ओवरहेड का डेटा रहता है, ओवरहेड की अमाउंट रहती है, उसमें डिफरेंस दिखाई देते हैं. देन अंडर और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. जो कैपेसिटी है उसको अंडर या फिर ओवर यूटिलाइज अगर वो कैपेसिटी होती है, यूटिलाइजेशन कम ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या होता है, अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन होता है. देयर में भी अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ड्यू टू अंडर और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी. रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ आउटपुट. अगर आउटपुट का ही एस्टिमेशन गलत हो गया तो भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है. व्हेन द एक्चुअल आउटपुट सब्सटेंशियली डिफर
फ्रॉम एंटिसिपेटेड आउटपुट इट लीड्स टू ओवर और अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो एक कुछ कॉजेस है कि जिससे ये अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन की जो सिचुएशन है पैदा होती है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है? ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड, राइटिंग ऑफ द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली मेथड क्या है? अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो देखेंगे कैसे होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्ब ओवरहेड इज स्मॉल, इट इज सिंपली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मेथड कब होती है? अगर अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन अमाउंट अगर स्मॉल होती है, कम होती है, निग्लिजिबल होती है, माइनर होती है, देन ये जो डिफरेंस है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होता है। द अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर अंडर एब्सॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है एंड वाइस वर्सा। अगर ओवर एब्सॉर्प्शन है तो वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इफ हाउएवर दिस डिफरेंस इज लार्ज, द रीजन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। व्हेन द कॉज इज एबनॉर्मल, the amount of under or over absorption should be treated as abnormal loss and transferred to costing profit and loss account. तो अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट है यानी कि लार्ज अमाउंट है तो उसके जो रीजन्स है वो रीजन्स फाइंड आउट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। उस लार्ज अमाउंट को एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, सेकंड मेथड जो है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट को यूज किया जाता है, ये एक मेथड है। तो कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है? अंडर दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इज चार्ज टू 3 parts, दैट इज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोपोर्शनेटली। दिस इज यूजुअली डन with the supplementary rate of overhead. The supplementary rate is computed by dividing under or over absorbed overheads with the actual base. तो इस मेथड में क्या किया जाता है? एक सप्लीमेंटरी रेट कैलकुलेट किया जाता है ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने के लिए या फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए। वो सप्लीमेंटरी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय डिवाइडिंग अंडर एब्सॉर्ब ओवरहेड, जो अंडर एब्सॉर्प्शन की अमाउंट है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन की जो अमाउंट है उसको एक्चुअल बेस से डिवाइड करके एक सप्लीमेंटरी रेट कैलकुलेट किया जाता है और उसको उस अंडर और ओवरहेड को 3 parts में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ अमाउंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक में कुछ अमाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ अमाउंट क्या की जाती है? ट्रांसफ़र की जाती है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इस सप्लीमेंट्री रेट की कंसेप्ट क्लियर होगी। सिंपल है। अंडर दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इज चार्ज्ड टू 3 parts, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोपोर्शनेटली। दिस इज एक्चुअली डन विद द सप्लीमेंटरी रेट ऑफ ओवरहेड्स। तो ये कैसे किया जाता है इसको हम एग्जाम्पल करके ही समझ सकते हैं। देन थर्ड जो मेथड है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करना। समटाइम्स it is recommended that the difference should be carried forward to the next year with the expectation that the next year the position will be corrected. But this result in rendering the costing data of both the year misleading. However, this method is suitable only in case of new projects which will have more outputs in the next period than the initial period. तो और एक मेथड है जो ओवर या फिर अंडर एब्सॉर्प्शन की अमाउंट है ओवरहेड्स की, को क्या की जाती है? कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर विद द एक्सपेक्टेशन दैट नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड की जाती है। एक्सपेक्टेशन एक ऐसा क्यों किया जाता है? एक्सपेक्टेशन दैट नेक्स्ट ईयर द पोजीशन विल बी करेक्टेड, यानी कि नेक्स्ट ईयर को ये पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है या फिर करेक्शन इसमें हो सकते हैं। जनरली ये मेथड कब फॉलो होती है? द मेथड इज सुटेबल only in case of new projects which will have more outputs in next period than the initial period. यानी कि इनिशियल पीरियड में आउटपुट कम होता है तो अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन ये सिचुएशन पैदा होती है।
अगर नेक्स्ट पीरियड को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ता है, ओवरहेड ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब, एक्चुअल ओवरहेड ऑटोमेटिकली प्री डिटरमाइन ओवरहेड से ज़्यादा कम होते हैं और उसको पिछले ओवरहेड से रिकवर या फिर उसका मैचिंग हो सकता है। तो इसके लिए ये मेथड क्या होती है, फॉलो की जाती है। तो 3 मेथड है ओवरहेड ट्रीटमेंट देने के लिए, एब्सॉर्प्शन की और अंडर एब्सॉर्प्शन, ओवरहेड अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन की ट्रीटमेंट देने के लिए 3 मेथड है। पहली मेथड है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइटअप किया जाता है। दूसरे मेथड में सप्लीमेंटरी रेट्स अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको मर्ज किया जाता है, या फिर तीसरी मेथड्स में क्या किया जाता है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जिससे ये अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन भी समझ में आएगा और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है वो भी क्या होगा, समझ में आएगा।